हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो आज हम लोग लक्ष्मीकांत के चैप्टर 8 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर बेस्ड है, उसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उसे पहले अटेम्प्ट कर लें और फिर इस डिस्कशन को देखें, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज the instrument of instruction contained in the Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as fundamental rights, directive principles of state policy that is DPSP, conduct of business of the Government of India या फिर fundamental rights and DPSP। तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट था, उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे गवर्नमेंट को क्या करने के लिए, कि कुछ ऐसे स्टेप्स लेने के लिए जिससे कि इंडिया जो है वो वेलफेयर स्टेट बने। वेलफेयर स्टेट क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड सोशल ये स्टेप्स लेती है कि जिससे कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है लोगों का वो इन्हांस हो, जैसे कि टू रिड्यूस पॉवर्टी, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, टू प्रोवाइड एजुकेशन, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट इस तरह के वेलफेयर मेजर्स लेती है तो उसे हम वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसी के लिए था। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और 1935 के एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि आप सर्टेन डेवलपमेंटल मेजर्स लें। तो जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इन मेजर्स को एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को में इसको रखा गया। ठीक है। अब जो डीपीएसपी है वो क्या है? वो डायरेक्टिव है किसको? गवर्नमेंट को, टू टेक सर्टेन मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो अब ऐसा क्या था कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो मेकर्स थे उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा कि अब इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और जो डीपीएसपी हैं तो वो एक तरह से गाइडिंग लाइट का काम करेंगे कि जो भी गवर्नमेंट जो चुन के आएगी तो उनके पास एक डीपीएसपी ने बहुत सारे मेजर्स कर दिए हैं कि आपको ये चीज़ करना है, आपको वो चीज़ करना है। ठीक है। तो उसके पास एक मतलब रहेगा कि एक पाथवे रहेगा कि हाँ हमें इस डायरेक्शन में काम करना है। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फंडामेंटल राइट्स इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिए गए हैं, the people of a country. Why? So that they could demand certain things from the government. ठीक है। गवर्नमेंट आर्बिट्ररी कुछ मेजर्स नहीं ले सकती है। जैसे कल को ऐसा कर दे कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि किसी का मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, तो इससे क्या होगा कि फिर लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, एंड दीज फंडामेंटल राइट्स पुट लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स वेलफेयर स्टेट को मतलब वेलफेयर स्टेट्स के बारे में कुछ नहीं बोलता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। उसी तरह से डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डीपीएसपी। आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो डीपीएसपी हैं वो नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका ये मतलब हो गया कि आप कोर्ट मूव नहीं कर सकते हैं इसको इन्फोर्स करने के लिए, जबकि फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसेबल है। आप कोर्ट जा सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि मेरा ये राइट वायलेट हो रहा है और आप इसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। अगर गवर्नमेंट कोई डीपीएसपी, जैसे क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एक डीपीएसपी लेते हैं टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड। ठीक है। अगर गवर्नमेंट फ्री लीगल एड प्रोवाइड नहीं कर रही है तो आप कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं कि देखो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन लो। नहीं, आप ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है। अगर ये फंडामेंटल राइट रहता तो आप कोर्ट अप्रोच कर सकते थे और इसे इन्फोर्स करा सकते थे। तो आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इसको नॉन जस्टिसेबल क्यों बनाया? तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो था कि इंडिया जब ये इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया के पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे। उसमें बहुत सारा चैलेंज था, पार्टीशन का इशू था, बॉर्डर सिक्योर करना था और भी बहुत अलग अलग प्रायोरिटीज़ थे। तो ये सारे जो
जो DPSPs में जो भी प्रोविजंस उस समय इंक्लूड किए गए थे तो उस समय उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्च होता। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने उसे इनोवेट कर दिया, उसे नॉन जस्टिसेबल बनाया और इसका ये मतलब हुआ कि उनका ये विज़न था कि जो आगे की जो गवर्नमेंट आने वाली है तो जो ये जो DPSP है उस गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे कि तुमको इस डायरेक्शन में काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पर चले तो इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन provided in preamble and fundamental rights, the preamble and DPSP, fundamental rights and the DPSP, preamble, the fundamental right and DPSP। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स में इकोनॉमिक जस्टिस का कहीं बात नहीं किया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में ये दिया गया है कि सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मतलब आप जाइए और बोलिए कि नहीं मुझे इकोनॉमिक टर्म्स में जस्टिस नहीं मिला है तो मेरे ये राइट का वायलेशन है, नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा जिसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अगर मैं एलिमिनेशन की टेक्निक से जाऊं तो फंडामेंटल राइट्स यहाँ से कट गया, फंडामेंटल राइट्स यहाँ से कट गया, तो आंसर हो जाएगा बी। प्रियम्बल में भी अगर आप देखिएगा तो जो प्रियम्बल जो बोलता है, जब वो जस्टिस की जहाँ बात होती है प्रियम्बल में, वहाँ पर 3 जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, 3 तरह की जस्टिसेस की बात करता है। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस हम लोग अचीव कर दिए हैं, वाई थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 1 वोट पर पर्सन। ठीक है, और 1 वोट 1 वैल्यू। तो हमारा पॉलिटिकल जस्टिस अचीव हो चुका है। सोशल और इकोनॉमिक वो प्रोसेस में है। अगर हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो इकोनॉमिक जस्टिस को मैं थोड़ा अगर इलेबोरेट करूं तो जो DPSP के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 41, 43 और 43 ये इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं। इसका ये मतलब है कि जब इकोनॉमिक स्पेस में भी जस्टिस हो, इट मीन्स दैट अ पर्सन इफ डिजर्विंग समथिंग देन he should get it, right? And no one should be deprived of economic benefit or economic growth of the nation. He should have some share. तो जो आर्टिकल 41 है, टू सीक द राइट टू वर्क, टू एजुकेट एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, ये आर्टिकल 41 है और ये इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। क्यों? क्योंकि ये असिस्टेंस की बात करता है, जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए जो भी असिस्टेंस है, सारा इकोनॉमिक जस्टिस के अंडर आता है। ठीक है, our next article 43 to secure living wage, a decent standard of living and social and cultural opportunities for all workers, जो 43A है, इसको 42nd अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये 3 जो हैं DPSP वो प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which principle among the following were added to the directive principles of state policy by 42nd amendment of the constitution? जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें नए DPSPs ऐड किए गए थे। वो क्या क्या है? टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A, to protect and improve environment and to safeguard forest and wildlife। तो इसमें चलिए ऑप्शन देखते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये अभी हमने देखा, तो ये आंसर करेक्ट है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट टू वर्क, सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क टू वर्कर, ये तीनों आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट DPSP? दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। नहीं, DPSPs इनेबल करते हैं गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए, जैसे कि आप ये देख लीजिए, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये इनेबल कर रहा है गवर्नमेंट को कि आप ऐसे मेजर्स लें जिससे कि जो चिल्ड्रन का डेवलपमेंट वो हेल्दी हो। ठीक है, और प्रोहिबिट क्या करता है स्टेट को? फंडामेंटल राइट्स प्रोहिबिट करते हैं फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। ठीक है, कल को अब जैसे फंडामेंटल राइट टू स्पीच है, तो कल को गवर्नमेंट ऐसा कोई मेजर नहीं ले सकती है जिससे कि फंडामेंटल राइट जो ऑफ स्पीच है वो कर्व हो जाए। ठीक है, अगर वो ऐसा अगर स्टेप्स लेती है तो जो भी कंसर्न सिटीजन है
वो सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये करेक्ट कब होता है? फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में। सेकेंड स्टेटमेंट, दे प्रमोट वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, बिल्कुल सही है। दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि DPSPs जस्टिसेबल नहीं है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को स्कीम्स लानी पड़ती है, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई सा भी आप ले लीजिए, अगर मैं बात करता हूँ इसका इसी का बात करते हैं, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो चाइल्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर है, अगर चिल्ड्रन का डेवलपमेंट अच्छा करना है तो उस मिनिस्ट्री को कुछ स्कीम्स लानी होगी, ठीक है। जैसे अभी जितना भी न्यूट्रिशन वाला जो पोषण अभियान चल रहा है वो चाइल्ड न्यूट्रिशन को फोकस कर रहा है, तो हर पर्टिकुलर के लिए कोई ना कोई स्कीम लाएगा, ठीक है। और वो किसी न किसी एक एक्ट के हिसाब से आएगा। अब चूंकि ये जो स्कीम है वो तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव के हाथ में है, लेकिन अगर कुछ इफेक्ट में कुछ कंक्रीट अगर लाती है तो उसे पार्लियामेंट के थ्रू पास कराना पड़ेगा। तो 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग DPSPs आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? क्लेम ऑफ SCs and STs टू द सर्विस ऑफ यूनियन और स्टेट, इंस्ट्रक्शन इन मदरलैंड, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। इसमें बहुत लोगों ने इसका आंसर नन ऑफ द अबव दिया होगा, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मैंने क्या बोला है कि कौन से DPSPs मेंशन्ड है, मैंने ये नहीं बोला है कि जो पार्ट 4 है उसमें कौन से DPSPs हैं। अब DPSP क्या है कि 2 जगह मेंशन्ड है, एक तो है आपका पार्ट 4 के अंदर मेंशन्ड है और कुछ DPSPs पार्ट 4 के बाहर मेंशन्ड है। तो 3 DPSP जो है वो पार्ट 4 के बाहर है। क्लेम्स ऑफ SCs and STs टू सर्विस, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। ये पार्ट 4 के अंदर नहीं है, तो इसीलिए जो यहाँ पर जो आंसर होगा उसका ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज हैव बीन एडेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? बस एक ही ऐड हुआ था, वो है स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 7 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? ठीक है, दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ, बिल्कुल सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइज DPSP इन सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल कैटेगरी, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाई नहीं करता है, वो हम लोग अपने कन्वीनियंस से इसको क्लासिफाई कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल कैटेगरीज क्या क्या है। तो अगर मैं बात करूं सोशलिस्ट प्रिंसिपल की, तो जो भी DPSPs हैं जो कि सोशलिस्ट आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं वो आ जाएंगे सोशलिस्ट कैटेगरीज में। फॉर एग्जांपल, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर परमेटेड बाय जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये बेसिकली ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट बात करें गांधीयन प्रिंसिपल को, तो ये वो प्रिंसिपल है जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी जो थी, जो उस समय इंडिपेंडेंस के समय जो गांधी जी जो मूवमेंट चला रहे थे, फॉर एग्जांपल टू प्रमोट द एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs एंड STs हो गया, टू प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजरियस टू हेल्थ, टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज। ये सब मतलब गांधी का जो प्रिंसिपल था उस पर बेस्ड है। थर्ड जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल, जो कि मतलब एक तरह से आप कहिए कि जो लिबरल आइडियाज़ को जो प्रमोट करते हो, फॉर एग्जांपल टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग अपने मतलब अपने हिसाब से अपने मतलब बेसिकली डिस्क्रिप्शन मतलब आसानी से बनाने के लिए हम लोगों ने इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। तो अब यहाँ ध्यान रखिए कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट DPSP? DPSP आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही है। दे एम टू एट रियलाइजिंग द हाई आइडियल्स आउटलाइन इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट कैन बी कंपेल्ड, नहीं, आप कंपेल नहीं कर सकते हैं, ये वॉलंटरी है।
तो 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 9th की बात करें, डीपी विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीपीएसपी constitute limitations upon legislative function, executive function, judicial function। अब देखिए जो DPSPs हैं वो स्टेट पर कुछ है मतलब लिमिटेशंस डालती हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा मतलब लिमिटेशंस कहना सही नहीं होगा बेसिकली बिकॉज दे आर मोर ऑफ अ इनेबलर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो DPSP में भी जो स्टेट का डिफिनीशन यूज़ होता है सेम वही डिफिनीशन यूज होता है जो कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का में जो स्टेट का डिफिनीशन है जो वही यूज़ होता है, जो कि आर्टिकल जो 12 है उसमें जो आर्टिकल 12 है वो डिफाइन करता है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स। तो बेसिकली जो आर्टिकल 12 के हिसाब से जो स्टेट्स है वो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, जुडिशियल नहीं है, ठीक है। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, आंसर डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द DPSP? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, ये तो आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया, आर्टिकल 23, ठीक है। सेकेंड, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड अदर ड्रग्स विच आर इंजरियस टू हेल्थ, तो ये अभी हमने डिस्कस किया, जो आर्टिकल आपका 47 है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। तो इसका आंसर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर इज बी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप आप लोगों को डिस्कशन अच्छा लगा होगा।